सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और पाएं लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, बात करेंगे हम मानव शरीर के तंत्र की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? मानव शरीर के तंत्र की। देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मानव शरीर के तंत्र। तो फ्रेंड्स, इसमें कितने चीज़ें हमें पढ़नी है वो समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र, फिर पढ़ेंगे फ्रेंड्स परिसंचरण तंत्र, फिर पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र, फिर पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र, फिर पढ़ेंगे कंकाल तंत्र, फिर पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र, फिर पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, फिर पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र। तो फ्रेंड्स, ये 8 चीज़ें हमें शरीर के तंत्र के अंदर पढ़नी है। इस मानव शरीर के तंत्र से आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मिलने के चांस रहते हैं एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसके बारे में संपूर्ण नॉलेज होनी चाहिए फ्रेंड्स। डीपली तरीके से देखना हमें कैसे सॉल्व करने होंगे क्वेश्चन और क्या इसके अंतर्गत पूछता है हमसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले पाचन तंत्र की। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको पाचन तंत्र। क्या दिख रहा है फ्रेंड्स? पाचन तंत्र। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है आपके सामने पाचन तंत्र दिख रहा होगा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पाचन तंत्र में कितनी चीज़ें कार्य करती हैं ये यहाँ पर देखिएगा। थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ मैं आपको, थोड़ी सी आसानी रहेगी समझने में। ठीक है फ्रेंड्स, सब दिखाई दे रहा होगा आपको साफ साफ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे जीभा, जो दिख रही है आपको, ये वाली चीज़ होती है फ्रेंड्स। उसके बाद ये मुख, जिसे मुख गुहा बोलते हैं फ्रेंड्स। ये वाली जो नली आती है इसे ग्रसिका या ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है कुछ, इसे पित्ताशय कहते हैं। अग्नाशय फ्रेंड्स, अमाशय यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद क्षुद्रांत होते हैं फ्रेंड्स, ये वाले भाग को क्षुद्रांत बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बात करेंगे हम, देखिए पित्ताशय को ही पित्त का भंडारण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिख रही होगी पित्त नली, यहाँ पर आपको यकृत दिख रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए अग्नाशय, ये रहा फ्रेंड्स आपका। देखिए, एक होता है क्षुद्रांत, एक होता है बृहद्रांत जिसे कॉलोन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद परिशेषिका, ये यहाँ पर छोटी सी दिखाई दे रही होगी आपको। और फ्रेंड्स गुदाद्वार, ये है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें हमारे मानव शरीर के तंत्र के अंतर्गत काम करती हैं। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में हम समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर दिख रहा होगा आपको अमाशय। क्या दिख रहा है फ्रेंड्स? अमाशय। तो देखिए, जैसे कि ये चित्र बना हुआ है अमाशय का, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए अमाशय कहते क्या है, ये काम क्या करता है, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछता है कि भोजन अमाशय में कितनी देर तक रहता है या कितने समय रहता है, तो याद रखना है आपको 4 घंटे तक रहता है। फिर देखिए फ्रेंड्स, भोजन के अमाशय में पहुंचने पर पाइलोरी ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है फ्रेंड्स? जठर रस। कैसा होता है? हल्के पीले रंग का तथा अम्लीय द्रव्य होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अमाशय में निकलने वाले जठर रस में 2 एंजाइम होते हैं, एक होता है फ्रेंड्स पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन। ठीक है, अमाशय में निकलने वाले जठर रस में कितने एंजाइम होते हैं फ्रेंड्स? 2 एंजाइम होते हैं, एक होता है आपका पेप्सिन और दूसरा होता है फ्रेंड्स आपका रेनिन। ठीक है, देखिए पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों अर्थात पेप्टॉन्स में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों पेप्टॉन्स में परिवर्तित कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए आगे अगर मैं कहूँ तो रेनिन दूध की धुली हुई प्रोटीन कैसिनोजन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट के रूप में बदल देता है। ये काम फ्रेंड्स अमाशय के होते हैं। देखिए दोबारा समझ लीजिएगा, एक छोटी सी चीज़ है, अमाशय में भोजन कितनी देर तक रहता है फ्रेंड्स? 4 घंटे तक रहता है, पहली बात। दूसरी बात, भोजन के अमाशय में पहुंचने पर जो हमारी ग्रंथियां होती हैं, कौन सी ग्रंथियां? पाइलोरिक ग्रंथियां। इनसे कौन सा रस निकलता है? जठर रस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ऊपर के दोनों। जठर रस कैसा होता है? एक तो पीले रंग का होता है, दूसरा अम्लीय द्रव्य होता है। ठीक है, अमाशय में निकलने वाले जठर रस में क्या क्या होता है? तो फ्रेंड्स याद रखना 2 एंजाइम होते हैं, एक होता है पेप्सिन, दूसरा होता है रेनिन। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, कैसे भी घुमा सकता है। ये भी पूछ सकता है पेप्सिन एवं रेनिन 2 प्रकार के एंजाइम कहाँ से निकलते हैं। तो फ्रेंड्स या तो आप कह सकते हो जठर रस, अगर ऑप्शन मतलब वो दिया गया ऑप्शन, वरना अगर अमाशय दिया है तो अमाशय में भी आप टिक लगा सकते हो। ठीक है,
अब देखिए पेप्सिन रेनिन के बारे में समझ लो। जो पेप्सिन होता है ना, प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों पेप्टॉन्स में परिवर्तित करता है, और जो रेनिन होता है ना, दूध की धुली हुई प्रोटीन कैसिनोजन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट के रूप में बदल देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है, ध्यान देना होता है। देखिए बच्चों, क्या होता है कि जैसे माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है, माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो जब बच्चा ज़्यादा दूध पी लेता है, ओवरलोड हो जाता है, वो तुरंत दूध बाहर फेंक देता है, और वो दूध की जगह ना दूध ना निकल के क्या निकलता है फ्रेंड्स, दही के छोटे छोटे से दाने टाइप में वो जब दूध उगलता है तो निकला करते हैं। ठीक है ना, तो वो सब इसी का काम होता है, वो तुरंत दूध को दही में कन्वर्ट करके बाहर फेंक देता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, वही वाली चीज़ यहाँ पर होती है। अब फ्रेंड्स बात करेंगे हम पक्वाशय में। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? पक्वाशय। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको क्या, पक्वाशय। तो जैसे पक्वाशय की बात करें तो भोजन को पक्वाशय में पहुँचते ही भोजन जैसे ही पक्वाशय में पहुंचता है, ठीक है, सर्वप्रथम इसमें यकृत से निकलने वाला पित्त रस आकर मिलता है। जैसे ही वो भोजन पक्वाशय में पहुंचता है तो यकृत से निकलने वाला जो पित्त रस होता है ना, वो उसमें आके मिल जाता है। ठीक है, और यह भोजन को अम्लीय से कैसा बना देता है फ्रेंड्स? क्षारी। तो अम्लीय से क्षारी कौन बनाता है? तो पक्वाशय के अंतर्गत जितने भी रस होते हैं वो उसका काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, यही बात मैंने जस्ट आपको ऊपर बताई थी। ठीक है, अब इसमें कितने प्रकार के अग्नाशय में एंजाइम होते हैं वो देख लीजिए। ठीक है, एक होता है फ्रेंड ट्रिप्सिन, दूसरा होता है एमाइलेज, और तीसरा होता है लाइपेज। ठीक है, 3 प्रकार के एंजाइम आपको इसमें दिखाई देंगे। कौन कौन से? किसमें? पक्वाशय में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। ठीक है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और फ्रेंड्स तीसरा होता है जो आपका लाइपेज। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स इन तीनों के बारे में हम एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है ट्रिप्सिन, दूसरा है एमाइलेज और तीसरा है लाइपेज। एक्चुअल में ये होते क्या हैं? ठीक है, तो देखिए यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। क्या? ट्रिप्सिन। कहने का मतलब है प्रोटीन एवं पेप्टोन को, जो हमारी बॉडी में प्रोटीन होता है ना, उसे किस में परिवर्तित करता है? तो अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है। ठीक है, प्रोटीन एवं पेप्टोन, ट्रिप्सिन का क्या काम होता है? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स भी कह सकते हो या अमीनो अम्ल भी कह सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करूं मैं एमाइलेज की, किसकी बात करूं फ्रेंड्स? एमाइलेज। तो देखिए एमाइलेज क्या काम करता है? ये मांड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। ठीक है, किसमें? सुक्रोज में। ठीक है, कहने का मतलब है ये मांड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। फ्रेंड्स लाइपेज का क्या काम होता है ये समझ लीजिए। यह एमएलसी, ठीक है, फाइट वसाओं को, ठीक है, बसों नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे वसाओं है। ठीक है, तो जो यह एमएलसी फाइट वसाओं, जो आपकी वसाएं होती है ना, तो ये बात ध्यान रखना। वसा क्या होता है फ्रेंड्स? फैट होता है। ठीक है, ये एमएलसी फैट वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। किस में परिवर्तित करता है फ्रेंड्स? तो इसका लाइपेज का काम क्या होता है? एमएलसी फैट वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स तीनों चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। आइए फ्रेंड्स आगे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दिखाया गया आपको छोटी आंत। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात समझना, जो छोटी आंत होती है वो बड़ी होती है, जो बड़ी आंत होती है ना वो छोटी होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स छोटी आंत की, तो देखिए जो छोटी आंत होती है ना उसकी लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर। ठीक है, 6 से 7 मीटर, या फिर कह सकते हो 20 से 23 फीट, तो मीटर में याद रखना। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं बड़ी आंत की बात करूं तो मैंने कहा था जो छोटी आंत होती है वो बड़ी होती है, जो बड़ी आंत होती है वो छोटी होती है। तो जो बड़ी आंत की लंबाई होती है वो फ्रेंड्स 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ठीक है, तो छोटी हो गई 6 से 7 मीटर और बड़ी हो गई 1.5 मीटर। अब देखिए छोटी आंत का काम क्या है ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। कहने का मतलब जो भोजन पूरा हो जाता है, पच जाता है, तब यहाँ पर पहुँचता है। ठीक है, एवं पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, जो भोजन पच जाता है ना उसका अवशोषण होता है। ठीक है, फिर देखिए अवशोषण होने के बाद वो उस भोजन को बेकार कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, देखिए छोटी आंत की दीवारों में आंतरिक रस निकलता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि छोटी आंत की दीवारों में क्या निकलता है? तो आंतरिक रस निकलता है, और कौन कौन से निकलते हैं वो हम समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा कौन कौन से निकलते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया छोटी आंत की दीवारों में आंतरिक रस निकलता है। देखिए एक होता है एरेप्सिन,
दूसरा होता है फ्रेंड्स माल्टेस, तीसरा होता है सुक्रेस, चौथा होता है लैक्टेस और पांचवा जो होता है फ्रेंड्स आपका लाइपेज। ठीक है, ये आपके एंजाइम होते हैं जो उसमें से निकलते हैं, या आंतरिक रस कह सकते हो। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स पेप्सिन की, किसकी बात करूं, वो सॉरी इरेप्सिन की बात करूंगा सबसे पहले। ठीक है, तो इरेप्सिन देख लो, प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। तो कौन करता है फ्रेंड्स, इरेप्सिन करता है। ठीक है, माल्टेस क्या काम करता है, तो ये समझ लीजिए, माल्टोस को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। माल्टेस फ्रेंड्स क्या करता है, माल्टेस जो होता है ना, वो माल्टोस को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। फिर फ्रेंड्स बात करेंगे सुक्रेस की, तो देखिए सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। कौन, तो सुक्रेस जो है, देखिए माल्टेस जो है उसका नाम मिलता जुलता है ना, सबके नाम फ्रेंड्स मिलते जुलते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत से ये आपको याद हो जाएंगे। तो माल्टेस का क्या काम होता है, माल्टोस को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। सुक्रेस का क्या काम होता है, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। ठीक है, लैक्टेस की अगर बात करूं फ्रेंड्स, किसकी, लैक्टेस की, तो ये लैक्टेस को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए बात करेंगे हम लाइपेज की, किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, लाइपेज की। तो ये लाइपेज क्या काम करता है, ये एमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। वसाएं फ्रेंड्स मैंने बताया जो आपकी बॉडी में फैट होता है वो वसाओं की वजह से ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये पता चल गया कि छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है, और कौन कौन से रस निकलते हैं ये भारी मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे ये कहेगा छोटी आंत में से निम्न में से कौन सा आंतरिक रस निकलता है, तो आपको इन पांचों में फ्रेंड्स एक ऑप्शन मिल जाएगा, वो ध्यान रखना है आपको। एक हो गया इरेप्सिन, दूसरा हो गया माल्टेस, तीसरा हो गया सुक्रेस, चौथा हो गया लैक्टेस और पांचवा हो गया फ्रेंड्स आपका लाइपेज। फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए आगे जैसे बात करूं तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, दिखाई दे रहा होगा आंतरिक रस कैसा होता है फ्रेंड्स, तो क्षारीय होता है। आंतरिक रस कैसा होता है, क्षारीय होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस जो है स्रावित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना स्रावित होता है, तो 2 लीटर आंतरिक रस लगभग स्रावित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे देखेंगे तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे हम यकृत की, किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, यकृत की। तो देखिए यकृत का चित्र बनाया गया है, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, देखिए ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पहले बात ये समझ लो। ठीक है, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। ठीक है, इसका वजन कितना होता है, तो लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम इसका वजन होता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि यकृत का वेट कितना होता है, वजन कितना होता है, तो याद रखना है आपको कि 1.5 से 2 किलोग्राम इसका वजन होता है। देखिए यकृत द्वारा ही पित्तरस जो है स्रावित होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र करता है, कहने का मतलब है तेज करता है, फास्ट कर देता है। ठीक है, फिर देखिए भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भागों को वसा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, क्या करता है, भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भागों को वसा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिएगा फाइब्रिनोजेन, ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में समझ लेते हैं। इस प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है। तो फ्रेंड्स ये फाइब्रिनोजेन क्या एक प्रकार का प्रोटीन है जिसका उत्पादन कहाँ से होता है, यकृत से ही होता है, जो रक्त के थक्के को बनाने में मदद करता है। विटामिन के, कौन सा फ्रेंड्स, विटामिन के का काम क्या होता है, रक्त के थक्के को बनाना, जिसमें विटामिन के में फाइब्रिनोजेन एक बहुत ही बड़ा सहायक व्यक्ति होता है, व्यक्ति की तरह काम करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फाइब्रिनोजेन, उसके बाद हिपैरिन, फ्रेंड्स हिपैरिन समझ लो क्या होता है। देखिए इस प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है। ठीक है, हिपैरिन का उत्पादन किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स, यकृत के द्वारा ही होता है। ठीक है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। फ्रेंड्स ये क्या होता है, फाइब्रिनोजेन ये तो जमाने में मदद करता है, लेकिन जो हिपैरिन होता है ना, ये रक्त के थक्के को जमाने से रोकता है या जमने से रोकता है। वो कहता है मत जमाओ और वो कहता है जमाओ। तो फाइब्रिनोजेन और हेपेरिन दोनों का काम आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन कहता है कि मृत आरबीसी को नष्ट कौन करता है, तो फ्रेंड्स याद रखना यकृत ही नष्ट करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन को संचित करके रखता है, शरीर के ताप पर नियंत्रण बनाए रखता है। ठीक है, तो इसके और भी काम है फ्रेंड्स, ये जो है अयस्क को अपने पास भंडारण करता है और शरीर के जो ताप है ना उसको नियंत्रण करने में अपना बहुत अहम योगदान देता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग भी देता है कि
ऐसा है कि इस व्यक्ति ने जहर खाया है और कैसे इसे मारा गया है। तो जितने भी फ्रेंड्स डॉक्टर्स होते हैं वो सबसे पहले यकृत को ही चेक करते हैं, जिससे इस बात का पता लगता है कि भाई इसकी मृत्यु जहर से हुई है या नहीं हुई। ठीक है, अब देखिए यकृत पित्त का निर्माण करता है, ठीक है, जो भोजन के पाचन के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स यकृत किसका निर्माण करता है? तो पित्त का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स। तो आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, जैसे यहाँ गौर कीजिएगा, देखिए बात करेंगे हम पित्ताशय की। मैंने क्या बताया पीछे आपको? यकृत जो है पित्त का निर्माण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम पित्ताशय। पित्ताशय देखिए कुछ हरे हरे प्रकार का, इस प्रकार से जैसे पत्ती मुरझाई हुई हो ना, ऐसा ही हमें स्मरण होता है या दिखाई देता है या प्रतीत होता है। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें, पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैलीनुमा रचना होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त रस जमा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा? नाशपाती के आकार की एक थैलीनुमा रचना होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त रस जमा होता है। पित्ताशय में पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका के माध्यम से आता है। ठीक है फ्रेंड्स, पित्ताशय में पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका के माध्यम से आता है। ठीक है, एक नलिका बनी होती है फ्रेंड्स, उसी नलिका के माध्यम से ये अंदर की ओर एंटर करता है यानी प्रवेश करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए अगर बात करूं, ये पॉइंट फ्रेंड्स सेम है। देखिएगा अगर मैं आगे बात करूं तो फ्रेंड्स गौर कीजिएगा यहाँ पर, देखिए पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जिसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 होता है फ्रेंड्स। कितना होता है? 7.7 होता है। तो पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य होता है, कहने का मतलब हल्का सा पीला दिखाई देता है और हल्का सा हरा महसूस होता है। कैसा होता है? तो क्षारीय द्रव्य होता है। पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स? तो 7.7 होता है। फिर देखिए पित्त में जल की मात्रा कितनी होती है फ्रेंड्स? 85% जल की मात्रा होती है एवं पित्त वर्णक की मात्रा 12% होती है। ठीक है, पित्त भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कि भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम कौन करता है? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, पित्त ही हमारा ये काम निपटाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। देखिए आगे यहाँ पर बताया गया है आपको अग्नाशय के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स? अग्नाशय। देखिए अग्नाशय का चित्र कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। कहने का मतलब है एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और एक बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। तो ये दोनों प्रकार की ग्रंथियों का लाभ उठाती है। ठीक है, देखिए इससे अग्नाशयी रस निकलता है जिसमें 9.8% जल तथा शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है फ्रेंड्स? तो क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है। लैंगरहैंस अग्नाशय का एक भाग है। देखिए फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है कि लैंगरहंस किसका भाग है? तो फ्रेंड्स लैंगरहंस किसका भाग है? तो याद रखेंगे अग्नाशय का ही एक भाग है। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट। देखिए ये मनुष्य के शरीर की या ये मानव के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, उसके बाद यह एक साथ अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। ठीक है, आंतरिक भी काम करती है, बाहरी भी काम करती है। ठीक है, इससे कौन सा रस निकलता है फ्रेंड्स? तो अग्नाशयी रस निकलता है जिसमें 9.8% जल तथा शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होते हैं। कैसा होता है फ्रेंड्स? तो क्षारीय होता है। ठीक है, पीएच मान कितना होता है? 7.5 से 8.3 होता है। लैंगरहैंस एक अग्नाशय का भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। अब देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात आपको और समझ लेनी है कि इसमें तीनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भोज्य पदार्थ होते हैं ना उनको पचाने के लिए एंजाइम होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका इंसुलिन। तो इंसुलिन के बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, यह अग्नाशय के एक भाग लैंगरहंस की बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। किसके कारण फ्रेंड्स? तो बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इसकी खोज जो की गई थी वेटिंग एवं वेस्ट ने 1921 ईस्वी में की थी। ठीक है, उसके बाद इंसुलिन के अल्प श्रवण से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, यूपीएसआई में एक बार पूछा गया था। ठीक है, क्या पूछा गया था कि इंसुलिन के अल्प श्रवण से कौन सा रोग हो जाता है। कहने का मतलब है यदि इंसुलिन कम मात्रा में बहता है, ठीक है, तो आपको कौन सा रोग हो सकता है? मधुमेह या फिर डायबिटीज। ठीक है, फिर देखिए अगर बात करूं
इंसुलिन के ज़्यादा श्रवण से, कहने का मतलब इंसुलिन के अतिश्रवण है फ्रेंड्स, ठीक है। अतिश्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग एवं जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम हो जाता है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा मात्रा में स्रावित होगा ना तो एक देखिए जनन क्षमता की कमी हो जाएगी, उसके बाद आपकी आंखों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, ज़्यादा इसके स्रावित होने से। और कम स्रावित होने से क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी। इसीलिए फ्रेंड्स इसे ना नॉर्मल अवस्था में ही स्रावित होना मतलब उच्चतम होता है, अच्छा होता है, ठीक है। फिर देखिए आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, आगे गौर कीजिए, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना ही मधुमेह कहलाता है। जैसे क्वेश्चन पूछता है मधुमेह किसे कहते हैं, तो याद रखना कि रुधिर में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो वो मधुमेह कहलाता है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स परिसंचरण तंत्र। तो देखिए परिसंचरण तंत्र का चित्र इस प्रकार का होता है। देखिए रक्त परिसंचरण की खोज सन 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की, ठीक है फ्रेंड्स। 1628 ईस्वी में किसने की, तो विलियम हार्वे ने की। किसकी, तो रक्त परिसंचरण की खोज। अब देखिए इसके अंतर्गत कितने भाग होते हैं फ्रेंड्स, तो इसके अंतर्गत 4 भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 4 भाग होते हैं वो समझ लेंगे। देखिए एक तो आता है फ्रेंड्स किसके, परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत। एक क्या आता है फ्रेंड्स, देखिएगा, एक आता है हृदय, दूसरा धमनियाँ, तीसरी शिराएं और चौथा आपका रुधिर। ये चारों पॉइंट फ्रेंड्स इसके अंदर कार्य करते हैं। अब एक बात समझ लीजिएगा, क्या कहना चाहता हूँ, हृदय एक हृदयावरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है, ठीक है, तथा इसका भार कितना होता है, तो 300 जी होता है। कहने का मतलब है 300 ग्राम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूछता है कि हृदय का भार कितना होता है, तो 300 ग्राम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात आपको ध्यान रखनी। लेकिन एक बात और याद रखना फ्रेंड्स, ये जो 300 ग्राम है ना, ये पुरुषों का दिया गया है, ठीक है, किसका, पुरुषों का। लेकिन ऐसा नहीं कि औरतों का मतलब स्त्रियों का जो है वो 300 ग्राम नहीं होगा, ठीक है। इसमें एक बात होती है, वो बात क्या है ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे औसतन बात करें ना तो महिलाओं का जो होता है फ्रेंड्स 250 से 300 होता है। कितना होता है, 250 से 300 महिलाओं का होता है। और 300 से लेके 340 जो होता है ना वो पुरुषों का होता है, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, तो गौर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों से बना होता है, ठीक है। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों से बना होता है, तो 4 कोष्ठों से बना होता है। अगले भाग में क्या होता है, दायां अलिंद होता है फ्रेंड्स एवं बायां अलिंद। हृदय देखिए अगले भाग में क्या होता है, दायां अलिंद और बायां अलिंद, और पिछले भाग में दायां निलय और बायां निलय होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात इस प्रकार से कितने कोष्ठ हो जाते हैं, इसके 4 कोष्ठ हो जाते हैं। देखिए शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो सिरा कहते हैं, ठीक है। देखिए दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। शरीर से हृदय की ओर मतलब बॉडी से हार्ट की ओर कौन ले जाता है रक्त, तो सिरा ले जाती है, ठीक है। और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने का कार्य कौन करता है, तो धमनियाँ करती हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो धमनी करती है। तो शरीर सिरा ऐसे याद रखना। शुरू में ही शरीर से हृदय की ओर सिराएं ले जाती हैं और हृदय से शरीर की ओर धमनियां ले जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए पल्मोनरी सिरा फेफड़ा से बाएं अलिंद में रक्त को पहुंचाता है। इसमें रक्त क्या होता है, शुद्ध होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पल्मोनरी सिरा फेफड़े से बाएं अलिंद में रक्त को पहुंचाने का काम करता है और यहीं पर रक्त फ्रेंड्स शुद्ध होता है, ठीक है। फिर देखिए सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय जो है ना 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है। और भ्रूण अवस्था की बात करूं तो 150 बार तक धड़क जाता है, ठीक है, लगभग 150 बार तक धड़कता है। तो नॉर्मल अगर है तो 72, 1 मिनट में 72 बार, और भ्रूण अवस्था का मतलब क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान 150 बार धड़कता है, ठीक है। एक धड़कन में लगभग 70 ml रक्त तो जो है पंप हो जाता है। कहने का मतलब है जब हमारा हार्ट जो है ना एक बार धड़कता है तो 70 ml जो रक्त होता है वो पंप कर दिया जाता है, ठीक है। फिर देखिए सामान्य मनुष्य का रक्त दाब जो होता है 120 से लेके 120/80 होता है, ठीक है। और अगर सिस्टोलिक में बात करूं फ्रेंड्स तो 120 सिस्टोलिक होता है, ठीक है। डायस्टोलिक में बात करूं तो 80 होता है, ठीक है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक और एक होता है फ्रेंड्स रक्तदाब, ठीक है। तो 3 चीज़ों में इसको हम माप सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर गौर करेंगे फ्रेंड्स। देखिए रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, तो स्फिग्नोमेनोमीटर, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ है,
रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। ठीक है। एवं देखिए आगे थायरोक्सिन एवं एड्रीनेलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन होते हैं। ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, थायरोक्सिन एवं एड्रीनेलिन जो होते हैं ये दोनों हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। तो देखेंगे फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स हम लसिका परिसंचरण तंत्र की। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी बात करेंगे? लसिका परिसंचरण तंत्र। तो देखिए विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं के बीच स्थित अंतराकोशिकीय अवकाश, ठीक है, में पाए जाने वाला हल्का पीला द्रव्य लसिका कहलाता है। ठीक है। दोबारा गौर करेंगे फ्रेंड्स, विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं के बीच स्थित अंतराकोशिकीय अवकाशों में पाए जाने वाला हल्का पीला द्रव्य लसिका कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए लसिका एक प्रकार का क्या है फ्रेंड्स? द्रव्य है। ठीक है। लसिका एक प्रकार का द्रव्य है जिसकी रचना लगभग रक्त प्लाज्मा जैसी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी रचना कैसी होती है? तो रक्त प्लाज्मा जैसी होती है, जिसमें ऑक्सीजन जैसे अन्य पदार्थ मौजूद होते हैं। ठीक है। क्या होता है फ्रेंड्स इसमें? जिसमें पौष्टिक पदार्थ जो होते हैं या ऑक्सीजन तथा अन्य कई पदार्थ मौजूद होते हैं। ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूं तो आगे गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एक बात समझ लेंगे, लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं लिम्फोसाइट्स कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि लसिका में जो कणिकाएं पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ठीक है। ये वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। अब फ्रेंड्स लसिका के काम क्या होते हैं वो समझ लीजिए। देखिए और एक बात याद रखना, लसिका जो होता है ना सदैव ऊतक में या ऊतक से हृदय की ओर ही स्रावित होता है, या फिर कह सकते हो एक ही दिशा में बहता है। ठीक है। अब देखिए लसिका जो होता है इसके कार्य मैंने बताया, लसिका घाव भरने में हमारी मदद करता है। जैसे मान लीजिए कहीं आप प्याज वगैरह काट रहे हो तो धोखे से आपके चाकू आपके हाथ में लग गया और आपका हाथ कट गया। ठीक है, या उंगली कट गई, तो अब वो घाव भरेगा कैसे? तो उस घाव को भरने में हमारा लसिका जो है ना हेल्प करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण भी करता है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है। लसिका घाव भरने में मदद करता है। लसिका ऊतकों से सिराओं में विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण करता है। तो जो लसिका के फ्रेंड्स वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, लसिका के जो नोड होते हैं उन्हें हम लिम्फ नोड कहते हैं। ठीक है, नोड होते हैं। ठीक है, उसके अंदर छोटे छोटे जो अवयव होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं? लिम्फ नोड। मनुष्य के शरीर में ये छन्ने का कार्य करते हैं। किसका फ्रेंड्स कार्य करते हैं? छन्ने का। अब ये छन्ने का कार्य क्यों करते हैं? कौन? तो नोड। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट नोट नहीं है पर मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो धूल के कण, जीवाणु या कैंसर आदि जो है नोड में फंस जाते हैं। ठीक है, तो उसमें वो क्या करता है? छन्ने का काम करता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आगे देखिए, आगे फ्रेंड्स दिख रहा होगा आपको उत्सर्जन तंत्र। क्या दिख रहा है फ्रेंड्स? उत्सर्जन तंत्र। तो आइए समझ लेते हैं उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। फ्रेंड्स अगर उत्सर्जन तंत्र की बात करूं तो उत्सर्जन जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रम में बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को उत्सर्जन करते हैं। कहने का मतलब जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रमों में बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासन के उत्सर्जन को उत्सर्जन कहते हैं। या आप ऐसा कह सकते हो फ्रेंड्स, जितनी भी मैं अगर साधारण भाषा में बात करूं, उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थों जैसे आप ले लो यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि चीज़ों से हमें बचाता है। ठीक है, आज चीज़ों का जो होता है बॉडी से वो बाहर करता है। तो यही काम हमारा उत्सर्जन तंत्र का होता है कि जितने भी यूरिया से संबंधित मतलब ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती, उन सारी चीज़ों को हमारी बॉडी से बाहर करता है। ठीक है, ये शुद्ध भाषा में आप कह सकते हो। ठीक है, अब देखिए बात करूं, मनुष्य के उत्सर्जन अंग निम्न हैं। ठीक है, जैसे आप ले लो वृक्क, त्वचा, यकृत एवं फेफड़ा। तो ये चार चीज़ें तो आपके सामने नोट डाउन कर रखी है मैंने फ्रेंड्स। ठीक है, क्या? वृक्क, त्वचा, यकृत और फेफड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको वृक्क। क्या दिख रहा होगा फ्रेंड्स? वृक्क। तो आइए वृक्क को समझ लेते हैं। ठीक है, वृक्क को समझ लेते हैं। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी
अंग, एक जोड़ा वृक्क है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? एक जोड़ा वृक्क है। अगर मैं बात करूं तो वृक्क का वजन कितना होता है फ्रेंड्स, तो वृक्क का जो वजन होता है 140 ग्राम होता है। 150 ग्राम नहीं कह सकते, 140 ही एक्यूरेट होता है। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं। वृक्क के कितने भाग होते हैं फ्रेंड्स? दो भाग होते हैं। अब बाहरी भाग को क्या कहते हैं और आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स जो बाहरी भाग होता है ना, उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कॉर्टेक्स। और भीतरी भागों को मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मेडुला। कॉर्टेक्स एवं मेडुला। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोबारा समझो क्या होता है कि इसका वजन कितना होता है? 140 ग्राम होता है। इसमें दो भाग होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है और दूसरा मेडुला होता है। देखिए, प्रत्येक वृक्क लगभग 1,30,00,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, प्रत्येक वृक्क किससे बना है? तो 1,30,00,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। और नेफ्रॉन ही वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। जैसे क्वेश्चन पूछता है वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो फ्रेंड्स याद रखना नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। अब समझ लीजिएगा थोड़ा सा नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन में एक छोटी प्याली नुमा रचना होती है जिसे बोमेन कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं? बोमेन कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। बोमेन संपुट बोल सकते हो आप, वरना बोमेन ही लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको फ्रेंड्स ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे देखेंगे फ्रेंड्स, तो देखेंगे फ्रेंड्स आगे देखिए, वृक्कों का प्रमुख कारण रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना होता है। ठीक है, वृक्क क्यों होते हैं हमारी बॉडी में? उसका मुख्य कारण यही है कि रक्त के प्लाज्मा को छानता है और उनको शुद्ध करता है और अनुपयोगी पदार्थों को जल की मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। यही हमारा वृक्क का मुख्य काम होता है। यदि किसी व्यक्ति को टॉयलेट आने में प्रॉब्लम हो रही है तो फ्रेंड्स उसकी वृक्क में ही प्रॉब्लम होती है। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, वृक्क में प्रति मिनट औसतन 125 मिली अर्थात दिन भर में 180 लीटर रक्त निस्पंद होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पर डे वो 180 लीटर रक्त को निस्पंद कर देता है, घुमा देता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखिए, आगे अगर मैं बात करूं, इसमें से 1.45 या कह सकते हो 1.45, तो 1.45 जो होता है ना लीटर मूत्र रोजाना बनता है। ठीक है, कितना फ्रेंड्स? तो 1.45 लीटर मूत्र जो है पर डे बनता है। बाकी निस्पंद वापस रक्त में अवशोषित हो जाता है और बाकी जो होता है ना फ्रेंड्स वो रक्त में ही अवशोषित कर लेता है। कहने का मतलब वो उसे सोख लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? 1.45 लीटर मूत्र रोजाना बनता है और जो बचता है वो रक्त अवशोषित कर लेता है। अगर मैं बात करूं मूत्र की, तो फ्रेंड्स जो है सामान्य मूत्र में 95% जल या 95% जल और 2% निर्माण। तो देखिए, गौर करना, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाएंगे आप, थोड़ा सा रुक जाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर जो है ना निर्माण वो गलत लिखा हुआ है। देखिए 95% फ्रेंड्स जल है। ठीक है, और 2% लवण है। ठीक है, 2% क्या है फ्रेंड्स? लवण है। ये निर्माण गलती से छप गया है, उसके लिए हम माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स निर्माण की जगह आप लवण कर लीजिए। ओके, सॉरी। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स? लवण। तो देखिए दोबारा समझ लेंगे, सामान्य मूत्र में 95% जल और 2% फ्रेंड्स लवण होता है, 2.7% यूरिया होता है एवं 0.3% यूरिक अम्ल होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स, वहाँ पर निर्माण की जगह लवण कर लो। आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो यही पूछेगा कि सर्वाधिक मात्रा में मूत्र में क्या होता है, तो जल होता है। ठीक है, बाकायदा यूरिया वगैरह 0.3% होता है। बाकी जो वो बचा आपका लवण, वो नमक, ठीक है, वो कितना होता है? 2% होता है। ठीक है, क्योंकि मूत्र कैसा होता है फ्रेंड्स? खारा होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मूत्र अम्लीय होता है, ठीक है, अम्लीय होता है, तो इसका पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। ध्यान रखना, कोई बात नहीं, आगे बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए आगे देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए मूत्र का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें उपस्थित वर्णक कौन सा होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, कौन सा? यूरोक्रोम जो वर्णक होता है ना, इसकी उपस्थिति के कारण ये जो है हल्का पीला होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ये पीला क्यों होता है? क्योंकि इसमें यूरोक्रोम वर्णक होता है, इस कारण ये पीला होता है। अब देखिए यूरोक्रोम
जो वर्णक होता है हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। ठीक है, यूरोक्रोम किससे बनता है? तो हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। ठीक है, देखिए अगली चीज, मूत्र अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 6 होता है, 6 होता है। ठीक है, अब देखिए वृक्क में बनने वाली पथरी किसकी होती है? तो वृक्क में बनने वाली पथरी जो होती है फ्रेंड्स, कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इतने पॉइंट जितने लिखे हुए हैं ना सारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। त्वचा की बात करूं फ्रेंड्स, तो त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथियां एवं सफेद ग्रंथियां क्रमशः सीबम एवं पसीने का श्रवण करती हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि सीबम एवं पसीने का श्रवण कौन करता है, तो याद रखना त्वचा करती है। ठीक है, पसीना हमारी त्वचा में ही तो बहता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है खुद से। उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे आगे, तो देखिए आगे दो चीजें आपको दिख रही होंगी, एक दिख रहा होगा फ्रेंड्स आपको यकृत। ठीक है, एक दिख रहा होगा आपको लीवर। ठीक है, यकृत लीवर, देखिए क्या क्या तीन चीजें होती हैं, त्वचा, यकृत और लीवर। ठीक है, आप यकृत के बारे में समझ लीजिए। यकृत कोशिकाओं आवश्यकता से अधिक, यकृत जो होता है ना फ्रेंड्स, यकृत की कोशिकाएं आवश्यकताओं से अधिक अमीनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाता है। कहने का मतलब आप कह सकते हो कि यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में अहम भूमिका निभाता है। ये काम यकृत करता है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर देखिए बात करेंगे फ्रेंड्स फेफड़ों की, तो आइए फेफड़ों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। लंग्स, देखिए फेफड़े दो प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, फेफड़ा क्या करता है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया फेफड़े दो प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। एक तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा हो गया फ्रेंड्स जल वाष्प। इसका उत्सर्जन कौन करता है? तो फेफड़ा करता है। देखिए मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है कुछ पदार्थ जैसे लहसुन, जिसे आप बोलते हो गार्लिक, ठीक है, प्याज, ओनियन, ठीक है, और कुछ मसाले जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं का उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा करता है या फेफड़ों के द्वारा ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो त्वचा जिसमें मैंने बताया तेलीय ग्रंथियां एवं सफेद ग्रंथियां, जिसमें आपका पसीने का श्रवण होता है, पीछे बता चुका हूँ। यकृत की बात करूँ तो कोशिकाओं, यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन कर उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाता है। फेफड़ा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे हम तंत्रिका तंत्र की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? तंत्रिका तंत्र की। तो देखिए तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत सारे शरीर में महीन धागे के समान तंत्रिका फैली होती है। ठीक है, महीन धागे के समान तंत्रिका फैली होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो क्या होता है, वातावरणीय जो आपके परिवर्तन होते हैं ना, तो जितनी भी सूचनाएं होती हैं संवेदी अंगों से प्राप्त करके विद्युत आवेगों के रूप में द्रुत गति से प्रसारण करती हैं। तो इनका काम क्या होता है, जो सूचनाएं प्रसारण करता है ना, वो हमारा तंत्रिका तंत्र प्रसारण करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए अगर बात करूं, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बांटा हुआ है, तो याद रखना मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधि तंत्रिका तंत्र, तीसरा स्वायत्त या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब समझ लीजिए फ्रेंड्स सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। ठीक है, तो देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यह तंत्र का वह भाग है जो संपूर्ण शरीर एवं स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, पूरे तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखना। ठीक है, इस तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो मस्तिष्क, जिसे आप ब्रेन कहते हो, क्या कहते हो फ्रेंड्स? ब्रेन। ठीक है, दूसरे की अगर बात करूं मेरुरज्जु, ठीक है, इसे आप कहते हो स्पिनल या फिर स्पाइनल, जो भी बोलते हो आप, तो स्पिनल और कॉर्ड, CORD। ठीक है, तो एक हो गया ब्रेन और दूसरा हो गया स्पिनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। अब एक बात समझ लीजिएगा थोड़ा सा, अगर मैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में बताऊं तो थोड़ा स्पेस लेकर एक बात समझाना चाहता हूं आपको, तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसे समझिए फिर हम नीचे बात करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा डायग्राम की सहायता से एक चीज़ समझाना चाहता हूँ मैं आपको। ठीक है, जो नीचे नहीं बताई गई, तो यहाँ पर गौर कीजिए। देखिए जो मस्तिष्क होता है ना हमारा, वो 3 पार्ट में बटा हुआ होता है फ्रेंड्स। ठीक है, कौन कौन सा? एक होता है फ्रेंड्स अग्र मस्तिष्क। क्या होता है?
एक होता है अग्र मस्तिष्क और एक होता है फ्रेंड्स हमारा जो होता है मध्य मस्तिष्क। ठीक है, एक होता है हमारा मध्य मस्तिष्क और एक होता है फ्रेंड्स पश्चिम मस्तिष्क। तो ये मस्तिष्क को भी जो है ना आपका 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब इसमें एक चीज समझाना चाहता हूं मैं आपको। देखिए जो अग्र मस्तिष्क होता है ना, इसमें 2 भाग होते हैं। ठीक है, 2 भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है फ्रेंड्स थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक होता है थैलेमस और एक होता है फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे क्वेश्चन पूछता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस किसके भाग हैं, तो अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स जो मध्य की बात करूं, तो मध्य के भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है फ्रेंड्स कार्पोरा, क्या होता है, एक होता है कार्पोरा और एक होता है फ्रेंड्स सेरिब्रल। क्या होता है, सेरिब्रल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, सेरिब्रल। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। उसी प्रकार से जो है आपका पश्चिम मस्तिष्क जो होता है, उसी प्रकार से जो आपका पश्चिम मस्तिष्क होता है, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। इसे एक को बोलते हैं सेरिबेलम और एक को बोलते हैं मेडुला। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक को सेरिबेलम और एक को बोलते हैं फ्रेंड्स मेडुला। याद रखना है ऐसे ही। ठीक है, इतनी चीज मैंने आपको इसमें समझा दी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वहीं से शुरुआत हम फिर करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा था आपसे, क्या बता रहा था, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके 2 भाग बताए, मस्तिष्क और मेरु रज्जु। कहने का मतलब है एक भाग मैंने बताया ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब समझ लेते हैं फ्रेंड्स दोनों के बारे में। पहले देखिए समझेंगे हम सबसे पहले मस्तिष्क के बारे में। देखिए मस्तिष्क जो मनुष्य जो मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियन में बंद रहता है। ठीक है, तो मस्तिष्क किस में बंद रहता है फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन अगर मिलता है तो आप क्या लगाएंगे, क्रेनियन। किस में बंद रहता है फ्रेंड्स, क्रेनियन में बंद रहता है, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। बाहरी आघातों से कोई मतलब अटैक कर दे सर में, तो ऐसा ना हो कि एकदम से सर फट के बाहर हो जाए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी के सर पे जब ज़्यादा तेज वार होता है तभी फटता है, अन्यथा नहीं फटेगा। इसीलिए ये इसे किस में बंद किया गया है, क्रेनियन के खोल में बंद किया गया है। ठीक है, अगर बात करूं मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है ना 1400 ग्राम का होता है। फ्रेंड्स जो औरतें होती हैं ना, उनका वजन मनुष्य के मस्तिष्क से कितना कम होता है, 50 ग्राम कम होता है। कहने का मतलब है औरतों का कितना होता है, लेडीजों का या स्त्रियों का कितना, वो 1350 ग्राम का होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब फ्रेंड्स समझ लो सेरिब्रम क्या होता है। ठीक है, सेरिब्रम के कार्य क्या होते हैं, इसे थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सेरिब्रम समझ लीजिए। देखिए सेरिब्रम जो होता है ये मस्तिष्क का एक सबसे विकसित भाग है। किसका, तो मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है, जिसके अंतर्गत मनुष्य की बुद्धिमत्ता, शक्ति, ज्ञान, चिंतन का केंद्र होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या, ये मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। इसमें बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति और जो ऐच्छिक गतियां होती हैं, ज्ञान होता है, जो वाणी होती है, जो चिंतन होता है, ठीक है, वो इसका भाग होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त परिणामों का विश्लेषण करता है। जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं हमारी ना, उनसे जो ज्ञानेंद्रियां क्या होते हैं, जो हमारे शरीर में जितने भी छेद होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी छेद होते हैं, जैसे नाक, कान, ठीक है, मुंह के छेद होते हैं, ये सब ज्ञानेंद्रियों के अंदर आते हैं। जैसे हम जिससे फ्रेश होते हैं, जो स्थान होता है हमारा, वो भी ज्ञानेंद्रिय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त परिणामों का विश्लेषण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात और समझ लेना, मैंने अभी एक छोटा सा पॉइंट नीचे आपको बताया था ऊपर कि मतलब थैलेमस वगैरह जो होता है। तो जैसे फ्रेंड्स एक थैलेमस शब्द होता है। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड्स, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ देखिए, एक शब्द होता है फ्रेंड्स थैलेमस। ठीक है, नाम सुना होगा आपने। तो थैलेमस जो होता है ये भी एक मुख्य काम करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, ये क्या काम करता है फ्रेंड्स, ये जो होता है दर्द, ठंडा, गर्म। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछता है दर्द, या फिर आप कह सकते हो ठंडा, या फिर आप कह सकते हो गर्म, तो इन सबको पहचानने में हमारी कौन मदद करता है कि भाई मुझे दर्द हो रहा है, तो कैसे पता चलता है कि दर्द हो रहा है हमारी बॉडी में, उसका काम फ्रेंड्स थैलेमस करता है। ठीक है, आपने कोई चीज़ ठंडी पी ली, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो कौन बताता है, थैलेमस बताता है। चाय आपने एकदम से गर्म पी ली, तो कौन बताता है, थैलेमस बताता है। इस बात को पेट नहीं बताता। ठीक है, सिर्फ थैलेमस बताता है, पेट क्यों नहीं बताता। कभी आपने देखा होगा, जैसे जुबान जितनी देर में आप मतलब अपने गर्म चाय रखते हो जैसे ही मुंह में, तो जुबान के अंदर आपको थोड़ा सा गर्म महसूस होगा, उसके बाद अंदर जाके पेट तो बताता नहीं, पेट तो क्या करता है, वो नॉर्मल कर देता है।
जितनी भी, चाहे आप ठंडा ले लो या गर्म ले लो, पेट के अंदर नहीं पता चलेगा। कभी पेट कहता है आपसे कि अरे बड़ा ठंडा लग रहा है यार, ऐसी कोई बात नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, जो काम करता है वो थैलेमस ही करता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बताया आपको, पीछे बताया था कि थैलेमस का क्या काम होता है। ये दर्द, ठंडा एवं गर्म को पहचानने में मदद करता है या कार्य करता है। ठीक है, फिर फ्रेंड्स एक चीज़ और समझ लीजिए, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या होता है। ठीक है, तो यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स पर नियंत्रण करता है। ठीक है, इससे भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार आदि चीज़ों को महसूस किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा होगा कि जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो मैंने एक हाइपोथैलेमस में एक ग्रंथि होती है फ्रेंड्स, जिसे आप बोलते हो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या बोलते हो फ्रेंड्स? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि होती है ना, पिट्यूटरी ये लिख दिया मैंने, तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है ना फ्रेंड्स, ये इससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स इससे स्रावित होते हैं। ठीक है, ये भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि चीज़ों का एहसास दिलाते हैं। और फ्रेंड्स उसी प्रकार से होता है एक रक्तदाब। क्या होता है फ्रेंड्स? रक्तदाब, जिसे आप अपनी भाषा में कहते हो ब्लड प्रेशर, अंग्रेजी भाषा में, तो वो रक्तदाब ही होता है, ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर का क्या काम होता है? जल के उपापचय को प्राप्त करना। ठीक है, पसीना, किसी व्यक्ति को अगर गुस्सा आता है, किसी को खुशी आती है, तो ये इसके नियंत्रण को कंट्रोल करता है। ज़्यादा गुस्सा होगा तो उसे कंट्रोल करेगा। ठीक है, ज़्यादा खुशी होगी तो कंट्रोल करेगा, ये काम उसका होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। फ्रेंड्स आगे देखिए, आपको दिख रहा होगा ईईजी। ठीक है, ईईजी। ईईजी क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका पूरा नाम जो होता है इलेक्ट्रोनसेफालोग्राफ। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो इलेक्ट्रोइंसेफालोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोइंसेफालोग्राफ। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका प्रयोग क्या होता है? मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ईईजी का प्रयोग क्या होता है? आपने देखा होगा, कहते हैं कि ईईजी चेक करवा लो यार, तो ठीक है, क्या होता है? मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने की, आपके दिमाग में चल क्या रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक होता है फ्रेंड्स पेलीग्राफ। पेलीग्राफ एक यंत्र होता है जिससे इस बात का पता लगाया जाता है कि आप सही बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, जो जो लगभग बड़े बड़े अपराधियों के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो उनके दिमाग को पता लगाने की यार सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, तो पेलीग्राफ यंत्र होता है, उससे पता लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर देखिए सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम के कार्य क्या होते हैं तथा ऐच्छिक, ये देखिए क्या होता है, सेरिबेलम के कार्य तथा ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेरिबेलम ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है, पहली बात तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेरिबेलम क्या करता है फ्रेंड्स? शरीर के जो संतुलन होता है उसे बनाए रखता है। ठीक है, और आंतरिक कान के संतुलन भाग में संवेदनाएं ग्रहण करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, मेडुला। मेडुला समझ लीजिए, मेडुला क्या होता है? देखिए, यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। ठीक है, कहाँ का फ्रेंड्स? मस्तिष्क के सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कारण उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमाकुंचन, ग्रंथि, स्राव तथा हृदय की धड़कनों को नियंत्रण करता है। मुख्य रूप से ध्यान रखना, हृदय की धड़कनों को नियंत्रण करता है। मेडुला का फ्रेंड्स यही बहुत बड़ा कार्य होता है। मेडुला ओब्लागेंटा, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स इसे? मेडुला ओब्लागेंटा बोलते हैं इसे। ये मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमाकुंचन, ग्रंथि, स्राव तथा हृदय की धड़कनों को नियंत्रण करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर गौर करेंगे आप मेरु रज्जु पे। किस पे गौर करेंगे फ्रेंड्स? मेरु रज्जु। अब मेरु रज्जु क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, मेरु रज्जु क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो देखिए, मेडुला ओब्लागेंटा का पिछला भाग है जो मेरु रज्जु ही बनता है। ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया, मेडुला ओब्लागेंटा का पिछला भाग ही मेरु रज्जु बनता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का, बस इतना याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण अर्थात प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है, कि केंद्र का कार्य करता है। इसका पता किसने लगाया? तो सर्वप्रथम मार्शल हॉल नामक एक वैज्ञानिक ने लगाया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के अंतर्गत आता है परिघी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा परिघी तंत्रिका तंत्र, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। परिघी तंत्रिका तंत्र आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि क्या होता है कि मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका होती हैं। ठीक है, कितनी फ्रेंड्स? 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं, कपाल
तंत्रिकाएं होती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए फ्रेंड्स, देखिएगा फ्रेंड्स, बताया था मैंने पीछे परिघीय तंत्रिका तंत्र, इसे समझ लो। ठीक है, परिघीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। इन्हें क्रमशः कपाल एवं मेरुरज्जु तंत्रिका कहते हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिका पाई जाती हैं। ठीक है, पीछे बताया था ना फ्रेंड्स, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका होती है, तो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका होती हैं। और मेरुरज्जु की बात करें तो 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे हम स्वायत्तता तंत्रिका तंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्वायत्तता तंत्रिका तंत्र क्या होता है फ्रेंड्स, इसे समझ लेंगे। देखिए, इसका कुछ भाग मस्तिष्क एवं कुछ भाग मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सबसे पहले लैंगली 1921 में प्रस्तुत किया था। किसने फ्रेंड्स, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, स्वायत्तता तंत्रिका तंत्र को किसने प्रस्तुत किया, तो लैंगली ने प्रस्तुत किया फ्रेंड्स। कब प्रस्तुत किया, तो 1921 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कंकाल तंत्र की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, कंकाल तंत्र की। आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, वैसे मैं अगर शॉर्ट में दिखाऊं ना तो थोड़ा सा इसे छोटा करके पूरा दिखाता हूं। तो देखिए, अगर छोटा करूंगा तो पूरा तंत्र आपके सामने आ जाएगा, कुल 206, लेकिन छोटे में आपको साफ नहीं दिखाई देगा। तो आइए हम थोड़ा सा जूम करके बड़े में चर्चा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा, देखिए दिख रहा होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ गौर करना है आपको थोड़ा सा। देखिए, जैसे दिख रहा होगा आपको कंकाल तंत्र या फिर कह सकते हो स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा एक पूरा सिस्टम बना रखा है मैंने। ठीक है, पूरा सिस्टम क्या मतलब, पूरा कंकाल तंत्र आपको दिख रहा होगा। देखिए, दिख रहा है पूरा कंकाल तंत्र। तो इसकी बॉडी में कहाँ कितनी हड्डियाँ हैं, पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, 206 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा कहाँ कहाँ कितनी कितनी हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, टोटल अगर सिर की बात करूँ फ्रेंड्स तो 29 होती हैं। टोटल खोपड़ी की अगर बात करूँ तो 29 होती हैं। क्वेश्चन अगर पूछ ले तो ध्यान रखना। देखिए, खोपड़ी में कितनी होती हैं फ्रेंड्स, जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें 8 होती हैं। कान में कितनी होती हैं फ्रेंड्स, 6 होती हैं। ठीक है, उसके बाद चेहरे में कितनी होती हैं, 14 होती हैं। कशेरुकाएँ कितनी होती हैं फ्रेंड्स, 33 होती हैं। पसलियाँ कितनी होती हैं फ्रेंड्स, 24 होती हैं। अंश मेखला किसे बोलते हैं, या हंसली आप कह सकते हो, अंश मेखला या हंसली, ये फ्रेंड्स 1 होती है। अगर फ्रेंड्स आगे बात करूँ ना, अगर आगे बात करूं तो दोनों हाथ में कितनी होती है फ्रेंड्स, वो देखिए। अगर बाहु 1 होती है ना फ्रेंड्स दोनों हाथों में, आगे वाली भुजाओं में, जैसे ये वाले में 1 होती है, ये वाले में भी 1 होती है। ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोहनी की बात करूं तो जो कोहनी मैंने जहां अभी सर्कल बनाया था, ये कोहनी होती है। ठीक है, इसमें 2 होती हैं फ्रेंड्स। कितनी कितनी होती हैं, 2। तो कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, कलाई जो होती है आपकी, उस पर कितनी होती है फ्रेंड्स, 8 होती हैं। ठीक है, अगर हथेली की बात करूं फ्रेंड्स तो ध्यान रखना, 19 होती हैं, 38 होती हैं। ठीक है, श्रोणी में इखला या श्रेणी में इखला की बात करूं तो 1 होती है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर अब यहाँ गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, अगर मैं दोनों पैरों की यहाँ की बात करूं तो दोनों पैरों में फ्रेंड्स 58 होती हैं। ठीक है, ध्यान रखनी है आपको ये बात। अब यहाँ पर देखिए, कंकाल तंत्र की हड्डियाँ किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम से बनी होती हैं। क्वेश्चन पूछता है कंकाल तंत्र की हड्डियां किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम की बनी होती हैं। आशा करता हूं फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। कुल कितनी होती है, 206। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो एक ही बार में बता सकता हूं, कुल 206 हड्डियां होती हैं फ्रेंड्स। मैंने विद सर्कल आपको एक एक हड्डी बताई कहाँ क्या होता है। ठीक है, कहाँ कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे चर्चा करते हैं। गौर करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए, कंकाल की रचना में हड्डियों के अतिरिक्त तो कुछ स्थानों पर कार्टिलेज या उपास्थि का भी योग रहता है। ठीक है, कंकाल को 2 भागों में बांटा गया है। वो भाग कौन से हैं फ्रेंड्स, वो देखिए। तो कंकाल के दोनों भाग देख लीजिएगा। एक भाग होता है फ्रेंड्स इसका अच्छी कंकाल, और दूसरा होता है अनुबंधी कंकाल। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अच्छी कंकाल कहते हैं। ठीक है, इसे कपाल या खोपड़ी, पसलियां, मेरुदंड, कंठिका, अस्थि आती हैं। ठीक है, तो जो हो देखो मैंने बताया आपको, कपाल या खोपड़ी, फसलियां, मेरुदंड, कंठिका, अस्थि आती हैं इसमें मुख्य रूप से। ठीक है, अनुबंधी कंकाल की बात करूं, अपेंडिकुलर स्केलेटन की। ठीक है, तो कंकाल में ऊपर और नीचे की शाखाएं तथा उनकी मेखलाएं होती हैं। ठीक है, इनके अतिरिक्त प्रत्येक कान के मध्य भाग में 3 जो होती है ना, 3 छोटी छोटी अस्थियां होती हैं। ठीक है, अस्थियों को दीर्घ
लघु, चपटी, बेडौल एवं जो आपका सीजे मयोड होता है ना, अस्थियों में बांटा जाता है। ठीक है, अब समझ लीजिए ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये तो नॉर्मल है जो मैंने आपको बताया कि एक्चुअली अनुबंधी कंकाल में होता क्या है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पुटअप नहीं करता। अब देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे कशेरुक दंड की। कशेरुक दंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ लीजिए। देखिए इसकी लंबाई कितनी होती है फ्रेंड, 70 cm होती है। कहने का मतलब है सीएम मुख्यमंत्री नहीं फ्रेंड्स, 70 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तथा 26 अस्थियां होती हैं। कशेरुकी की कुल संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। ठीक है, ये कई बार बता चुका हूँ, ऊपर भी बताया था। पहली कशेरुकी का नाम एटलस तथा अंतिम कशेरुकी का नाम कॉक्सियल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है, कॉक्सियल। इसे टेल कशेरुकी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है कि टेल कशेरुकी क्या होता है, तो कॉक्सियल को ही टेल कशेरुकी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए कशेरुकी में क्या होता है, एक होल होता है जिसमें से मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है। मैंने पीछे बताया था मेरुरज्जु को ही स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया, कशेरुकी की लंबाई कितनी होती है, कशेरुकी दंड की 70 cm होती है, अस्थियां 26 होती हैं, कुल संख्या कितनी होती है, 33 होती है। पहली कशेरुकी का नाम तो एटलस है, अंतिम का नाम कॉक्सियल होता है और इसे टेल कशेरुकी भी कहते हैं। ठीक है, आइए देखेंगे आगे फ्रेंड्स, इसमें हम समझेंगे अंतःस्रावी तंत्र और बहिःस्रावी तंत्र क्या है। कहने का मतलब है जो आंतरिक तंत्र है और जो बाहरी तंत्र है। ठीक है, श्रवण करने वाले। अगर बात करें अंतःस्रावी तंत्र की, यह नलिका युक्त होती है, इससे एंजाइम का श्रवण होता है। ठीक है, जैसे दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, लार ग्रंथि। क्वेश्चन अगर पूछता है लार ग्रंथि किसके अंतर्गत काम करती है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत काम करती है या स्रावी तंत्र के अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है, अब देखिए बाह्य की बात करें तो फ्रेंड्स यह नलिका विहीन ग्रंथि होती है। ठीक है, इससे हार्मोन का श्रवण होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, एंजाइम स्राव करते हैं, इसमें क्या होता है, हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, यह हार्मोन रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि इसके उदाहरण हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों चीजें समझ में आ गई। अब देखिए अगर बात करें पीयूष ग्रंथि क्या है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि क्या है तो देखिए यह कपाल की एम्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है, तो एम्फेनाइड एक जो हड्डा होता है ना, उसमें एक गड्ढे में स्थित होती है। इसको ही सेल टर्सिका कहते हैं। सेल टर्सिका किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो उस हड्डी को कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए इसका भार कितना होता है, तो 0.6 ग्राम इसका भार होता है और इसे ही फ्रेंड्स मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपने मास्टर ग्रंथि तो सुनी होगी। ठीक है, देखिए इससे कई प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जैसे एसटीएच। इसकी कमी से मनुष्य में बौनापन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी कमी से, तो एसटीएच की कमी से मनुष्य में क्या हो जाता है फ्रेंड्स, बौनापन हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। अगर मैं आगे बात करूं तो उस पर गौर करना है आपको, एक छोटी सी चीज़ समझनी है फ्रेंड्स। अच्छा, ये आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप कहो कि एसटीएच क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं मैं आपको। एसटीएच जो है आपका एक प्रकार का सोमाटोट्रोफिक, क्या, सोमोटोट्रोफिक हार्मोन होता है। सोमो इसका नाम है फ्रेंड्स, सोमा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, ये है आपका सोमा तो ट्रॉफिक। ये याद रखना फ्रेंड्स, मान लो कभी पूछ ले कि एसटीएच क्या है, तो याद रखना सोमा तो ट्रॉफिक और हार्मोन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है एसटीएच के बारे में। चलिए, मैंने क्या बताया कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो बौनापन हो जाता है। कहाँ होता है फ्रेंड्स, तो ये आपका पीयूष ग्रंथि में होता है। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे देखिए अवटु ग्रंथि समझ लीजिए, अवटु ग्रंथि। अब अवटु ग्रंथि क्या होती है फ्रेंड्स, ये समझ लेंगे आप थोड़ा सा। ठीक है, देखिए यह मनुष्य के गले में श्वास नलियाँ, ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो यह मनुष्य के गले में श्वास नलियाँ ट्रॉकियो, ठीक है, ट्रैकिया या फिर ट्रैकियो कह सकते हो, ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिंग्स के नीचे स्थित रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, दोबारा समझ लीजिए, ये मनुष्य के गले में श्वास नलियाँ, ठीक है, ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिंग्स के नीचे स्थित होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इससे निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन एवं ट्रायोडोथायरोनिन, ठीक है फ्रेंड्स, है। इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। आयोडीन की जो मात्रा होती है ना ऑटो ग्रंथि में अधिक होती है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ जैसे थायरक्सिन भी इसमें काम करता है, तो थायरक्सिन के क्या काम होते हैं, तो जैसे कि मतलब आप ले लो, ये कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है, शरीर की सामान्य वृद्धि जैसे हड्डियां, बाल इत्यादि को बढ़ाता है, यही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, देखेंगे यहाँ पर बताया मैंने थायरोक्सिन, ठीक है, पीछे बताया था। इसका मुख्य कार्य क्या है, कोशिकीय शोषण की गति को तीव्र करना, ठीक है, हड्डियों एवं बालों को बढ़ाता है। अब देखिए जैसे थायरोक्सिन की कमी से होने वाले रोग, ठीक है, थायरोक्सिन की कमी से होने वाले रोग जैसे जड़ मानवता, ठीक है, घेंगा, ये सब क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए जड़ मानवता यह रोग बच्चों में होता है। इसमें बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है, ठीक है। घेंगा की बात करें फ्रेंड्स, तो भोजन में आयोडीन की कमी से यह रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। किसमें, भोजन में आयोडीन की कमी से यह रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है। और क्या होता है, कैल्सीटोनिन, आगे देखिए कैल्सीटोनिन, मैंने आपको कई रोग बताए फ्रेंड्स। एक तो मैंने बताया जड़ मानवता, जो मैंने बताया ये बच्चों में होता है, ठीक है। घेंगा क्या होता है, भोजन में आयोडीन की कमी से हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, थायराइड ग्रंथि मतलब बढ़ जाती है, उसके आकार में जो है वृद्धि हो जाती है। कैल्सीटोनिन, जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तब ये हार्मोन मुक्त हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए कॉर्टेक्स, ठीक है, क्या देखेंगे, कॉर्टेक्स, तो जीवन में नितांत आवश्यक है। यदि यह शरीर से बिल्कुल निकाल दिया जाए तो मनुष्य केवल 1 या 2 सप्ताह ही जीवित रह सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कितने दिन जिंदा रह सकता है, केवल हद से हद ये समझ लो 1-2 सप्ताह ही जिंदा रहेगा, ठीक है। इसमें गड़बड़ी होने पर मनुष्य के अंदर एडिसन रोग हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है एडिसन रोग किसके कारण होता है, तो कॉर्टेक्स के कारण हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स और भी होते हैं जैसे हाइपोथायराइडिज्म, दूसरा होता है मिक्सेडमा। तो मिक्सेडमा क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया आपको, एक होता है मिक्सेडमा, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो जो मिक्सेडमा होता है ना, इससे क्या होता है फ्रेंड्स, यौनावस्था में होने वाले इस रोग में उपापचय भली भांति नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है, हृदय स्पंदन तथा रक्तचाप जो है वो कम होता है। किसकी वजह से, मिक्सेडमा की वजह से, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स बात कर लेंगे हम जनन ग्रंथि की, ठीक है, किसकी, जनन ग्रंथि की। तो बात करेंगे फ्रेंड्स अंडाशय, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बारे में, ठीक है। तो देखिए अंडाशय की बात, इसके द्वारा निम्न हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है, बहुत सारे हार्मोन बहने लगते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, स्राव होने लगता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं, ऐसा भी कह सकते हो आप कि जो इसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रेंड्स एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन और एक होता है रिलैक्सिन, ठीक है। तो रिलैक्सिन मैं नीचे बताऊंगा आपको, क्या मैंने बताया, रिलैक्सिन, ठीक है, तो वो नीचे बताऊंगा। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं जनन ग्रंथि के, ठीक है। तो पहला क्या है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए एस्ट्रोजन, यह अंडवाहिनी के परिवर्तन को पूर्ण करता है, ठीक है। क्या मैंने बताया, यह अंडवाहिनी ओविडक्ट, अंडवाहिनी किसे बोलते हैं फ्रेंड्स, तो अंडवाहिनी को हम ओविडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ओविडक्ट के परिवर्तन को पूर्ण करता है। प्रोजेस्टेरोन की बात करूं तो यह एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है। कहने का मतलब है जो स्तन होते हैं वो वृद्धि करते हैं तो प्रोजेस्टेरोन की सहायता से ही वृद्धि करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, देखेंगे फ्रेंड्स बात करेंगे हम रिलैक्सिन की, ठीक है। रिलैक्सिन क्या होता है ये समझ लीजिए। तो गर्भावस्था में यह अंडाशय गर्भावस्था में अंडाशय, गर्भाशय एवं अपरा में उपस्थित रहता है। कहाँ होता है फ्रेंड्स, यह हार्मोन प्यूबिक सिंपसिस, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए फ्रेंड्स, रिलैक्सिन होता क्या है, गर्भावस्था में यह अंडाशय, गर्भाशय एवं अपरा में उपस्थित रहता है। यह हार्मोन प्यूबिक सिंपसिस को मुलायम करता है। क्या करता है फ्रेंड्स, मुलायम करता है। और यह गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा कर देता है, ठीक है, ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके, ठीक है। छोटी सी चीज़ है, आप जानते होंगे, नॉर्मल सी है, ठीक है। अब देखिए क्या काम क्या होता है, ठीक है। जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो वो गर्भावस्था की ग्रीवा जो होती है उसे चौड़ा करता है। चौड़ा करने में ये रिलैक्सिन मदद करता है, जिससे बच्चा आसानी से पैदा हो सके, जन्म हो सके और जो स्त्री है उसे ज़्यादा दर्द को सहन ना करना पड़े, ठीक है।
तो ये उसका काम करता है रिलैक्सिन। ठीक है, वृषण की बात करें तो इससे निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, वृषण से जो हार्मोन निकलता है उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ठीक है, यह पुरुष उचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्तन को एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। ठीक है, इसी का काम होता है कि यौन इच्छाएं जागृत होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स श्वसन तंत्र की। तो देखिए श्वसन तंत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। मनुष्य के श्वसन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा या फुफ्फुस या लंग्स होता है। ठीक है, तीनों नाम एक ही हैं, क्या, फेफड़ा, फुफ्फुस या फिर लंग्स कह सकते हो आप। ठीक है, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है, इसलिए इसे फुफ्फुसी श्वसन भी कहते हैं। ठीक है, श्वसन तंत्र के अंतर्गत सभी अंग आते हैं, वे सभी अंग आते हैं जिससे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जैसे आप देख लो नासा मार्ग, स्वर यंत्र या ग्रसनी लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोकाई या फेफड़े आदि सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं फ्रेंड्स, तो श्वसन तंत्र के अंतर्गत आती हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स समझेंगे नासा मार्ग। देखिए नासा मार्ग क्या होता है, इसका मुख्य कारण सुनने से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है, इससे मुख्य कारण क्या होता है, सुनने से संबंधित है। यह श्वसन नाल के द्वार का भी कार्य करता है। ठीक है, यह स्तर धूल के कण, जीवों ठीक है आदि सूक्ष्म जीवों को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, जिससे छोटे छोटे जीव जो हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश ना कर जाएं। ठीक है, और वायु को नम एवं शरीर के ताप को बराबर रखता है। ठीक है, ये काम होता है हमारा नाक के जो छोटे छोटे से छिद्र होते हैं ना, आपने देखे होंगे जो नाक में यहाँ पे जो छिद्र होते हैं फ्रेंड्स, वही इसका काम करते हैं। ग्रसनी की बात करें फ्रेंड्स, तो यह नासा गुहा के ठीक पीछे की स्थिति होती है जो ग्रसनी कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे स्वर यंत्र। स्वर यंत्र क्या होता है इसे समझते हैं। श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है स्वर यंत्र कहलाता है। ठीक है, इसका मुख्य कारण उत्पादन है। ठीक है, अब समझ लीजिए ट्रेकिया होता क्या है। ठीक है, ट्रेकिया देखिए, ट्रेकिया जो है ना, यह वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। ट्रेकिया की दोनों प्रमुख शाखाओं को प्राथमिक ब्रोंकियोल कहते हैं। तो जैसे क्वेश्चन पूछता है कि प्राथमिक ब्रोंकियोल किसे कहते हैं, तो ट्रेकिया को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो ट्रेकिया की शाखाएं होती हैं। देखिए अगर आगे बात करूं तो दायां ब्रोंकियोल 3 शाखाओं में विभाजित होकर दाईं ओर के फेफड़े में प्रवेश करता है, जिसमें बायां केवल 2 शाखाओं में ही विभाजित होकर फेफड़े में प्रवेश करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये था आपका ब्रोंकियोल। ठीक है, मैंने क्या बताया, दायां ब्रोंकियोल जो होता है 3 शाखाओं में विभाजित होकर दाएं ओर फेफड़े में प्रवेश करता है, और जो बायां होता है वो 2 शाखाओं में विभाजित होकर फेफड़े में प्रवेश करता है। अब फ्रेंड्स जब बात की फेफड़े की, तो फेफड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए जो फेफड़ा होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। वक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़ा होता है, इनका रंग लाल होता है और संरचना स्पंज के समान होती है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रत्येक फेफड़ा एक तिल्ली द्वारा फ्रेंड्स, ठीक है, तिल्ली लिखा है, ये तिल्ली द्वारा घिरा होता है। सही है ना, घिरा होता है, जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन रुधिर में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी बाहर आ जाती है। दोबारा समझ लो फ्रेंड्स, वक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़ा होता है। ठीक है, इनका रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। संरचना कैसी होती है फ्रेंड, स्पंज के समान होती है। दायां फेफड़ा जो होता है हमारे बाएं फेफड़ों की तुलना थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, और प्रत्येक फेफड़ा एक तिल्ली द्वारा घिरा रहता है। ठीक है, जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन रुधिर में चला जाता है, प्रवेश कर जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जो है बाहर आ जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। समझ लेंगे निःश्वसन क्या होता है। ठीक है, इस अवस्था में वायु वातावरण से वायु पथ द्वारा फेफड़े में प्रवेश करती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। ये होता है फ्रेंड्स निःश्वसन। ठीक है, आगे देखेंगे फ्रेंड्स। बात करेंगे फ्रेंड्स अब हम उच्च श्वसन की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, उच्च श्वसन। समझ लो, इसमें शोषण के पश्चात वह उसी वायु पथ के द्वारा फेफड़ों से बाहर निकलकर वातावरण में पुनः लौट जाती है, जिस पथ से वह फेफड़े में प्रवेश करती है। कौन, वायु। तो फ्रेंड्स उच्च श्वसन जो संबंधित है केवल वायु से संबंधित है। ठीक है, कहने का मतलब है, मैं ये कहना चाहता था
कि इसमें शोषण के पश्चात मतलब जो प्रयोग की जाती है, तो प्रयोग करने के बाद जो बचती है, ठीक है, उसी वायुपथ के द्वारा फेफड़ों से बाहर निकलकर वातावरण में पुनः लौट जाती है। कहने का मतलब है, समझ गए होंगे आप, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ध्यान रखना, जो श्वसन हम यूज कर लेते हैं, जो वायु हम यूज कर लेते हैं और यूज करने के बाद जो बचती है वो पुनः बाहर हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए, सांस द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है। ठंड में तो ज़्यादा निकल जाता है फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखनी है। देखिए, अगर आगे मैं कहूँ तो गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है या होता है, ठीक है, उसे अनाक्सी श्वसन कहते हैं। कहने का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती, ठीक है। इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में, लैक्टिक अम्ल और बैक्टीरिया एवं यीस्ट की कोशिकाओं में इथाइल अल्कोहल में विघटित हो जाता है। कहने का मतलब है इथाइल अल्कोहल में बट जाता है, जिसे हम शर्करा किण्वन कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड्स, शर्करा किण्वन किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना है, लैक्टिक अम्ल और बैक्टीरिया एवं यीस्ट की कोशिकाओं में इथाइल अल्कोहल के विघटन को हम शर्करा किण्वन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक बात बताई गई है आपको, क्या कह रहा है, श्वसनीय पदार्थ क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन प्रमुख श्वसनीय पदार्थ होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये पीछे भी मैं आपको बता चुका हूँ। श्वसनीय पदार्थ क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन प्रमुख श्वसनीय पदार्थ होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे गौर करेंगे फ्रेंड्स। आगे देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मानव में जनन तंत्र, ठीक है। क्या? मानव में जनन तंत्र। तो फ्रेंड्स, मानव में जनन तंत्र देख लीजिएगा, यह दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है पुरुष का और एक होता है स्त्री का। कहने का मतलब है नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो फ्रेंड्स, कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक पुरुष का और एक स्त्री का, नर एवं मादा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गौर कीजिएगा, देखिए ये चित्र बना हुआ है आपके पास, ठीक है। जनन तंत्र किसका? वो भी मानव का, ठीक है। कहने का मतलब है नर जनन तंत्र का चित्र आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, ये है आपका मूत्राशय मार्ग, ठीक है। मूत्राशय मार्ग, तो ये वाला पूरा है आपका, यहाँ पर मूत्राशय का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो है आपका शुक्रवाहिका है और ये जो है प्रोस्टेट ग्रंथि है और ये है फ्रेंड्स वीर्यपुटिका, ठीक है। क्या? वीर्यपुटिका, ये दोनों। उसके बाद फ्रेंड्स, ये है मूत्रवाहिनी, जो मेन वाहिनी होती है, मूत्रवाहिनी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए मूत्र मार्ग यहाँ पर बताया गया है आपको, जो वाइट कलर हल्का येलो कलर का है वो है मूत्र वाहिनी, ठीक है, या मूत्र मार्ग, ठीक है। फिर देखिए अधिवृषण है फ्रेंड्स, ये होते हैं थोड़ा सा, ठीक है, सेशन के आसपास का क्षेत्र जो होता है बगल में, वो क्या होता है आपका? अधिवृषण होता है, ठीक है। अंडकोश की थैली यहाँ पर होती है फ्रेंड्स, और वृषण आपका ये है, ये जो गोले से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये वृषण होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पूरा सेशन का चित्र आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो फ्रेंड्स, गौर कीजिएगा, नर जनन तंत्र सबसे पहले हम देखेंगे, नर जनन तंत्र। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, सबसे पहले बात करेंगे वृषण की, ठीक है। तो देखिए ये संख्या में कितने होते हैं? तो दो होते हैं। इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करना, ठीक है। यह नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करते हैं, जो नर के द्वितीय लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वृषण में मैंने ये पीछे भी आपको बता रखा है, सेम यही चीज़। तो आशा करता हूँ यहाँ पर समझने में आपको कोई खास दिक्कत नहीं आई होगी फ्रेंड्स। आगे यहाँ गौर कीजिएगा, शुक्रजनक नलिकाएं, ठीक है। कौन सी? शुक्रजनक नलिकाएं। देखिए वृषण में उपस्थित कुंडलित नलिकाएं जो शुक्र जनन के लिए उत्तरदायी होती हैं, इन्हीं के मध्य लैंडिंग या अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, या टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो वही क्या होती है? निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दोबारा समझ लीजिए, वृषण में उपस्थित कुंडलित नलिकाएं जो शुक्र जनन के लिए उत्तरदायी होती है, इन्हीं के मध्य लैंडिंग या अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो किसका निर्माण करती हैं? टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करती हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। तो वृषण ध्यान रखना फ्रेंड्स, और शुक्रजनक नलिकाएं ध्यान रखना। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, देखिएगा फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस क्या होता है इसे समझ लीजिए। देखिए इससे संरचना में नलिकाएं खुलती हैं, ठीक है, इससे संरचना में नलिकाएं खुलती हैं। यहाँ शुक्राणुओं के परिपक्वन करने के लिए वातावरण मिलता है, ठीक है। शुक्रवाहिनी में प्रवेश करने से पहले शुक्राणु
इसमें सुरक्षित किए जाते हैं। किसमें? तो एपिडर्मिस में। क्वेश्चन पूछता है कि शुक्राणु किसमें सुरक्षित किए जाते हैं, तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, एपिडर्मिस में सुरक्षित किए जाते हैं। आगे फ्रेंड्स बात करेंगे शुक्रवाहिनी। अब समझ लो शुक्रवाहिनी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जो शुक्रवाहिनी में बात करेंगे, शुक्राणु का संग्रहण शुक्रवाहिनी में किया जाता है। तो शुक्रवाहिनी में क्या होता है? शुक्राणुओं का संग्रहण होता है, ठीक है, तथा एपिडाइडेमिस को शुक्राशय से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। एपिडाइडेमिस शुक्राणुओं को या शुक्राशय से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये शुक्राणुओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है एपिडाइडेमिस, ठीक है। फिर देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे मूत्र मार्ग की, ठीक है। यह यहाँ नलिका मूत्राशय से मूत्र एवं शुक्रवाहिनी से शुक्राणुओं को उत्सर्जित करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। तो मूत्र मार्ग का मतलब क्या होता है? नलिका मूत्राशय से मूत्र एवं शुक्रवाहिनी से शुक्राणुओं को निकालने में हमारी मदद करता है, ठीक है। टॉयलेट इसी के द्वारा निकलती है, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे हम शुक्राशय की, ठीक है, शुक्राशय की। तो देखिए शुक्राशय के उच्च ऊर्जा स्रोत के रूप में फ्रक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? फ्रक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। देखिए गौर करना है, शुक्राशय स्रावित तरल पदार्थों से मिलकर शुक्राणु वीर्य का निर्माण करता है, ठीक है, जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। जो फ्रेंड्स वीर्य निकलता है सेक्स करते समय, वो क्या होता है? हल्का सा क्षारीय होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे फ्रेंड्स गौर करेंगे प्रोटेस्ट ग्रंथि, ठीक है, प्रोटेस्ट ग्रंथि। प्रोटेस्ट ग्रंथि में हल्का क्षारीय द्रव्य उपस्थित रहता है। कैसा द्रव्य होता है फ्रेंड्स? हल्का क्षारीय द्रव्य उपस्थित रहता है, जो जननांगों के अन्य वातावरण को उदासीन करता है। प्रोटेस्ट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे स्थित होती है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटेस्ट ग्रंथि कहाँ होती है, तो याद रखना है फ्रेंड्स, ये जो है मूत्राशय के नीचे स्थित होती है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसमें आप नाम जानते हो या ना जानते हो, लेकिन इसके प्रयोग और यूजेज जरूर जानते होंगे, ठीक है, कि होते क्या हैं ये सब। फिर देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे कवपर्स ग्रंथि, ठीक है। इसका कार्य मूत्र के अम्लीय प्रभाव को अपने क्षारीय स्राव या श्रवण द्वारा उदासीन करना होता है। ये क्या होता है? मूत्र के प्रभाव जो होते हैं उसको क्या करता है? अम्लीय प्रभाव को क्षारीय उसमें उदासीन करता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, देखिएगा फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको मादा जनन तंत्र। क्या दिख रहा होगा फ्रेंड्स? मादा जनन तंत्र। तो जैसे मादा जनन तंत्र की बात करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, ये वाला जो भाग है ना, ये गर्भाशय कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? गर्भाशय। और ये वाली जो नलिका दिख रही है आपको ना, ये गर्भ नली है। और ये होते हैं फ्रेंड्स अंडाशय। देखो इधर भी और इधर भी, ये दोनों क्या होते हैं फ्रेंड्स? अंडाशय होते हैं, ठीक है। और ये जो होती है फ्रेंड्स, ये गर्भाशय ग्रीवा होती है, ठीक है। क्या होती है? गर्भाशय ग्रीवा। और ये है योनि का भाग, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये योनि का भाग होता है। तो ये चित्रानुसार आपको बताया गया है। तो मादा जनन तंत्र ध्यान रखना फ्रेंड्स। आगे देखिए, अब एक एक करके हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम फ्रेंड्स अंडाशय की, ठीक है। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? अंडाशय की, ओवरी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये मादा जनन तंत्र है, ये संख्या में 2 होते हैं, ठीक है, तथा मादा युग्मकों का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम अंडाणु कहते हैं। इन्हें ही फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। इससे मादा हार्मोन एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि मादा हार्मोन क्या स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है, जो मादा में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों एवं ऋतुस्राव के लिए उत्तरदायी है। ये लक्षण लैंगिक लक्षण कहलाता है, ठीक है। तो यही फ्रेंड्स लक्षण क्या कहलाता है? लैंगिक लक्षण भी कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। आगे देखिए, बात करेंगे हम अंडवाहिनी की। तो फ्रेंड्स गौर कीजिएगा, अंडवाहिनी के अंतर्गत क्या होता है? ओविडक्ट, इसे क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। देखिए निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, तो गौर करना है, यह नलिकाकार रचनाएं फैलोपियन नलिकाएं भी कहलाती हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया? निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है और यही रचनाएं फैलोपियन नलिकाएं भी कहलाती हैं। इनका कार्य क्या होता है फ्रेंड्स? इनका कार्य अंडाशय से अंडे को गर्भाशय तक पहुंचाना होता है, ठीक है। अंडाशय से अंडे को लेकर कहाँ पहुंचाते हैं? गर्भाशय तक पहुंचाते हैं। इनके अंडाशय के समीप खुलने वाले भाग में अंगुली नुमा प्रवर्त पाए जाते हैं, जिन्हें फेमरी कहा जाता है, ठीक है। इनका कार्य अंडे को अंडवाहिनी में धकेलना होता है। कहने का मतलब है, ये स्थिति कब आती है? ये स्थिति गर्भाशय के समय आती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अंडवाहिनी का जो होता है बच्चे की स्थिति के अनुसार बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अंडवाहिनी से ही बच्चे का जन्म होता है, वहीं से उसकी प्रक्रिया चालू होती है, ध्यान रखना है आपको,
ठीक है। बात करेंगे फ्रेंड्स गर्भाशय की। तो देखिए जो गर्भाशय होता है निषेचन के पश्चात युग्मनज गर्भाशय में आता है। तो निषेचन जब हो जाता है फ्रेंड्स तो युग्मनज गर्भाशय में आ जाता है। यहाँ पर मैंने क्या कहा था, प्रक्रिया वहाँ शुरू होती है अंडवाहिनी में, और यहाँ क्या होता है, बच्चे जो है गर्भाशय में आ जाता है। ठीक है। यहाँ प्रसव के समय तक भ्रूण का समस्त विकास होता है, मतलब बच्चा जो होता है, जो निषेचन हो जाता है उसके बाद जो बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, विकास होने लगता है। गर्भाशय की भित्ति लचीली होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखना। आगे देखिए फ्रेंड्स, तो आगे देखिएगा फ्रेंड्स, माहवारी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है। माहवारी के बहुत सारे नाम होते हैं, ये बात आप जानते होंगे। देखिए ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है। जो 11 से 14 वर्ष की आयु के बीच आरंभ हो जाती है। ठीक है। कहने का मतलब किसी को 11 साल में, किसी को 12 साल में, किसी को 13 में, किसी को 14 में, 14 से ऊपर नहीं जाएगा समय। ठीक है फ्रेंड्स। एक माहवारी के रक्तस्राव के पहले दिन से दूसरे माहवारी के रक्तस्राव के पहले दिन तक के समय को मासिक चक्र कहते हैं। ठीक है। कहने का मतलब जो अंतिम दिन होता है। ठीक है। यह सामान्यतः 28 दिन का होता है। ठीक है। कितने दिन का होता है फ्रेंड्स, 28 दिन बाद ही माहवारी का निर्माण होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। माहवारी 42 से 50 वर्ष की आयु के मध्य अनियमित हो जाती है। कहने का मतलब जिस स्त्री की एज 42 हो गई या 50 हो गई तो वहाँ से माहवारी का समय जो है समाप्त हो जाता है तथा बाद में पूर्ण रूप से बंद हो जाती है, और ये जो है धीरे धीरे बंद हो जाती है। इस अवस्था को रजोनी व्रत कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, रजोनी व्रत कहते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है फ्रेंड्स।